हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10 साइंस पोल स्टार सैम्पल पेपर 1। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर 1 में क्या सॉल्व किया था, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स एंड सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अभी तक आपने उसको देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो 1 बाय 1 करके, क्योंकि जितने भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन गिवन है एटलीस्ट वो तो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर 1 का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जो ये क्वेश्चन होगा ना ये 3 मार्क्स का है, तो इस बात का ध्यान देना जो भी इसका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा लॉन्ग में लिखना, क्योंकि 3 मार्क्स के का क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा हमें बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो अपने लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। ये कोई इंग्लिश और वो हिंदी नहीं है कि मतलब जो बुक में होगा वही लिखना है। अपनी ओर से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली लिख सकते हो। हाँ, और इसी के साथ अब आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा था एंड फाइनली मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो अब मैं पूरे तरीके से फ्री हूँ एंड मेरा फुल कंसंट्रेशन अब यहीं पे होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 17 है। क्वेश्चन क्या बोला है, वाई एंड हाउ इज रेनबो फॉर्म आफ्टर रेन, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बोला है तो डायग्राम 1.5 मार्क्स का हो गया, देन ये हो गया 3 मार्क्स का, दोनों हो गया। तो इसमें क्या बोला है, अच्छा बताओ एक रेनबो बनता कैसे है। आपने प्रिज्म देखा होगा। प्रिज्म जो होता है वो जो कांच कांच कलर का होता है, रेक्टेंगल्स के शेप का। उसमें क्या होता है, अगर हम उसमें से कोई भी वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में बिखर जाता है। कौन सा कलर्स होता है, विबग्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, है ना। ठीक है, फिर वैसे ही सेम केस हमारे रेनबो के साथ होता है। जब अगर रेन होता है ना, जब बारिश होती है, तो कुछ जो वाटर्स के जो ड्रॉपलेट्स है वो एयर में फ्लोट होते हैं। जब एयर में फ्लोट होते हैं ना, जो वो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो एक प्रिज्म के जैसे बिहेव करते हैं। किसके जैसे, प्रिज्म के जैसे। और जब वाइट लाइट एयर के जो भी वाटर के ड्रॉप पे स्ट्राइक करती है, देन रिफ्लेक्ट होती है ना, तो वो 7 कलर्स में बिखर जाती है, जो कि हमें रेनबो दिखता है। ये बिल्कुल सन के अपोजिट डायरेक्शंस में हमें दिखाई देता है। तो चलिए इसका आंसर आपको पोलिस्टर में ही देखने को मिलेगा। काफ़ी इजी वे में है, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है इसने। तो क्या बोला इस क्वेश्चन में, देखो जो मैंने समझाया बस वही है, उसके आगे क्वेश्चन नहीं है। देखो, रेन इज फॉर्म बाय डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए टीनी वाटर droplets act as teeny prism. Okay, they refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it come out of raindrop is always formed in the directions of opposite sun. Simply ये सनलाइट आई है, देन रिफ्रैक्ट, देन ये फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद सीधा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि ये वाटर का जो ड्रॉप है इससे बाहर आके इसमें बिखर जाएगा। ये बिखर जाएगा 7 कलर में, जो कि मैंने विबग्योर बताया था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का आंसर था। काफ़ी इजी है, आप इसको डायग्राम भी देख लेना। ठीक है, ये देखो लिखा भी ऊपर रेन ड्रॉप, देन ये सनलाइट लिखा है, देन ये लिखा है रेड वॉइड। ठीक है, तो अब पता है यहाँ पे वर्ल्ड क्यों लिखा है, मैंने बताया था ना, विबग्योर। विबग्योर यानी कि वी पहले आ रहा है और आर लास्ट में आ रहा है, इसमें सारे के सारे कलर हैं, वो बस नहीं मिसने शो नहीं किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड और इजी है, फूड चेन एंड फूड वेब वाला है। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ऐसे हम सारा का सारा क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। आप एक बार क्वेश्चन देख लो, सारा का सारा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड चेन क्या होता है एंड फूड वेब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहूँगा। जो फूड चेन होता है ना, इसमें क्या होता है, वन ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, देन इट्स टर्न ओवर बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक दूसरे को खाएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे का। ये एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है। पर क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या क्या ऐसा नेचर में एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है, फूड वेब होता है। इसमें जो होता है मैनी फूड चेन आपस में इंटरलिंक होता है। यानी कि जरूरी थोड़ी ना है जो कि अगर मान लो फिश है, उसको जरूर थोड़ी ना कि जो कोई बड़ी सी शार्क खा जाएगी, उसको और भी तो कोई खा सकता है ना। यानी कि जो एनिमल्स हैं आपस में इंटरलिंक्ड है, उनको ये आपस में एक दूसरे से आपस में अच्छे से इंटरलिंक्ड होते हैं, ये एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करते हैं। तो बस यही है इसमें।
तो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट होता है, बट फूड वेब देखो, फूड वेब आर नेवर स्ट्रेट, दे आर इन नेटवर्क फॉर्म। ओके, इट इज इजी एंड सिंपल प्रोसेस, इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन इकोसिस्टम। इट इंक्लूड 4 to 6 ट्रॉफिक लेवल, क्या होगा भी देखेंगे। इट इंक्लूड न्यूमरस ट्रॉफिक लेवल, 3 मार्क्स का आएगा ये। फूड चेन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर बाय ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ रिपीटेड ईटिंग्स। जैसे ग्रास है, ग्रास को मैंने क्या माना, ग्रास को मैंने माना प्राइमरी। देन जो कि ग्रास होपर है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। देन ग्रास होपर को अगर फ्रॉग खाएगा तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर फिर टर्सरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा। देन टॉप कार्निवर्स क्या हो जाएगा, ईगल हो जाएगा। बस यही है, आप इसको बना भी सकते हो वरना नहीं बना सकते हो। इट इज़ डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एट फूड चेन वेरियस ट्रॉफिक लेवल। देखो इसमें सारे के सारे के आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ये आपके बुक में भी डायग्राम बनाया होगा, वहाँ से भी देख सकते हो। तो कुछ नहीं है, फूड चेन एंड फूड वेब की एटलीस्ट आपको 4 लाइन्स आनी चाहिए अच्छे से, जो कि आपको 3 मार्क्स आराम से दे देंगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है ना ये, चलो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंसेस बताना है, दो तीनों में क्या अंतर है। तो देखते हैं, जो कि प्लेन मिरर है, इफ़ द इमेज इज अपराइट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि इफ़ द इमेज इज अपराइट होगा, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट के, इट डज नॉट चेंज इन साइज बाय मूविंग द ऑब्जेक्ट, इज नॉन एज प्लेन मिरर। ओके, देन कॉनकेव क्या होता है, इफ़ द इमेज इज अपराइट होगा, मैग्नीफाई होगा एंड इट बिकम इन्वर्टेड ऑन मूविंग द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर, देन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, पहले वाला प्लेन था, ये वाला कनकेव है। देन अब नेक्स्ट वन करेंगे जो कि है कन्वेक्स। इफ़ द इमेज इज अपराइट एंड डिमिनिश्ड होगा एंड इट रिमेन्स अपराइट ऑन मूविंग द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर, देन द मिरर इज नॉन एज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये था प्लेन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसके आने के चांसेस काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कम है, क्योंकि मुझे लगता है अगर 3 मार्क्स में वो पूछ लेगा ना, तो ये कि जो रेनबो वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, डायग्राम वाले ही पूछेगा। ठीक है, तो एंड फूड चेन फूड वेब में से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसमें से आपको यानी कि अटैम्प्ट ही खाली 6 क्वेश्चन करना है, यानी कि 2 4 6 8 9 क्वेश्चन मिलेगा। 9 क्वेश्चन में से ओनली आपको कितने करने हैं, ओनली आपको 6 करने हैं, तो ईजिली हो सकता है, काफ़ी ईजी होगा आपके लिए। चलो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। सिमिलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं बता रहा हूँ अल्केन का, अल्केन देखा होगा, अल्केन क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, है ना, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, ये सब पढ़ा होगा ना। अगर इसमें अगर सिंगल सिंगल कार्बन की बात कर रहा हूँ, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इसने बोला है कि इस सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, फार्मूला सिमिलर स्ट्रक्चर, फार्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप, और इसमें क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे देखो CH3OH है, C2H5 है, ये सारे के सारे सारे सिंगल बॉन्ड बॉन्ड है ना, और इसके साथ क्या क्या इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है OH ग्रुप, यानी कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ये तो भाई सेम फंक्शनल ग्रुप है, पर इसके साथ क्या कर रहे हो, डबल बॉन्ड का कोई मॉलिक्यूल लगा दे रहे हो, फिर ऐसा नहीं करना, सिंगल सिंगल बॉन्ड की सारी होनी चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड हैंस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल आप इसी को लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाउ आर इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस इज द सेट ऑफ मसल्स मूवमेंट विच डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग। ठीक है, देखो मैं पहले ऑर्डर समझाता हूँ। इनवॉलंटरी होता क्या है, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना काम खुद से करेगा। जैसे आपकी हार्ट बीट हो गई, आपको आपको ना उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, भाई चल तेरा टाइम हो गया, चल बीट कर। ठीक है, और ठीक है अब तो थक गया, अब तो रुक जा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपना काम करेगा, अगर आप नहीं बोलोगे फिर भी करेगा। जिस दिन वो अपना काम नहीं करेगा ना, तो समझ जाना उसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो इनवॉलंटरी एक्शन वो होता है जो हमारी कंट्रोल में नहीं होता, हमारी कंट्रोल से बाहर होता है। ठीक है, पर रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये अचानक से होने वाला रिफ्लेक्शन है। अगर मान लो, अगर आप अभी हो, खड़े हो किसी के सामने, वो आपके आंखों में अचानक से फ्लैश फ्लैश जला दे, कोई लाइट सी टॉर्च से जला दे, फिर क्या होगा, आपकी आंखें जो है ना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी।
ठीक है, तुरंत बंद हो जाएगी, सोचने का भी समय नहीं देगी, बंद हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं जो सडन चेंज हो जाए। अगर मान लो आप आराम से खड़े हो, रेस्ट में खड़े हो, और पीछे से अगर मान लो कोई आए और गर्म दूध या गर्म पानी आपके हाथ में पकड़ा दे, फिर क्या होगा, तुरंत ही छोड़ दोगे ना। इसको कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। Involuntary action is the set of muscles movement which do not require thinking, but it is controlled by brain, for example, heartbeat. Okay. While on the other hand, reflex action is rapid होता है and spontaneous होता है, spontaneous action होता है is response to any stimulus, for example, closing of eyes immediately when bright light is focused. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन है, ये वाला समझते हैं। चलो, what damage to ozone layer is caused to concern, what steps are being take to limit the damage। ठीक है, ओजोन लेयर भाई बताओ क्या कौन कौन से डैमेज कर रहे हैं और इस पर हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ठीक है, करते हैं। क्या है, द डैमेज टू द ओजोन लेयर एक कॉज फॉर कॉन्सर्न बिकॉज इट कॉज क्या, स्किन डार्कनिंग, स्किन कैंसर, एजनिंग एंड कोरल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इन ह्यूमन्स बीइंग। ठीक है, इट कैन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ मैनी फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि सी में पाए जाते हैं। दैट लीड्स टू इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, और इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज हो रही है। टू लिमिट, अगर इसमें लिमिट लगाना है, द डैमेज टू द ओजोन लेयर द रिलीज ऑफ CFC इनटू द एटमोस्फेयर, यानी कि CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमोस्फेयर मस्ट बी रिड्यूस्ड। ठीक है, जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इसका जो एटमोस्फेयर्स में जो भी इतना ज़्यादा रिलीज हो रहा है डे बाई डे यूज से, इसको कम किया जाना चाहिए। CFC यूज्ड बाय रेफ्रिजरेटर्स में एंड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, यू शुड बी रिप्लेस, इसको रिप्लेस करके कुछ और आइटम लगाना चाहिए। विद इन्वायरमेंट सेफ अल्टरनेटिव आल्सो रिलीज ऑफ CFC थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल। यानी कि देखो, CFC एक मेजर सोर्स है किसका, ओजोन डिप्लेशन का। अगर इसी को हम कंट्रोल कर देंगे तो क्या होगा, जो भी ये सब बीमारियां होने वाली है ना, स्किन कैंसर, हम धूप में नहीं निकलते हैं। ठीक है, धूप में ना निकलने के भी फ़ायदे हैं, निकलने के भी फ़ायदे हैं। अगर नहीं निकलोगे तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, अगर निकल जाओगे तो अब हमारा ओजोन लेयर क्या होता है, डिप्लीट होता जा रहा है, जिसके कारण हमें स्किन कैंसर होने का खतरा है। ठीक है, तो निकलने का भी फ़ायदा है, नहीं निकलने का फ़ायदा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जहाँ से रिलीज हो रहा है, क्या उसी को हम कम ना कर दे तो हो जाएगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट लगाने चाहिए, है ना। प्लांट एक गुड सोर्स है पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, पता नहीं है हमारी बात कब समझ आएगी लोगों को, पर ये बात सच है, जो प्लांट है ना, ये एक अच्छा सोर्स है, इससे क्या होता है, पोल्यूशन कम हो सकता है। ठीक है, चलो, एक्सप्लेन वाई डू स्टार ट्विंकल। अच्छा, तारे क्यों चमकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे दादाजी होते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तारे क्यों चमकते हैं, इसके पीछे का रीजंस क्या है, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। अगर मान लो ठंड का टाइम है ना, ठंड के टाइम में क्या होता है, अगर मान लो अगर कहीं पे आग जल रही है और आप आग बैठ के सेक रहे हो और उसके आपके जस्ट बगल में कोई है वो भी सेक रहा है, तो क्या होता है, अगर मान लो आप उसको देखते हो ना, वो आपको हिलता हुआ दिखाई देता है। क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शंस। तो ऐसे क्या होता है, तारे तो भाई अपने जगह पे फिक्स है, पर जो हमारे जो एयर्स है ना, जो हमारे जो अर्थ के सराउंडिंग्स एयर्स हैं, वो क्या है, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई ज़्यादा गर्म है, कोई कोई कम गर्म है, ये आपस में रिफ्रैक्टिव लेयर के जैसे काम करते हैं, वो हिलते हैं, तो हमें तारे भी क्या होते दिखते हैं, तारे भी हमें हिलते हुए दिखाई देते हैं, तभी उसको स्टार क्या ट्विंकलिंग करते हैं, यही इसका कॉन्सेप्ट है। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, जो स्टार्स हैं बहुत ही ज़्यादा दूर हैं हमारी धरती से। व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स एंटर्स द अर्थ, ठीक है, एटमोस्फेयर, इट गेट रिफ्रैक्टेड, ओके, बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द एयर्स डेंसिटी, मैंने बताया था। एट डिफरेंट लेवल ऑफ द एटमोस्फेयर द लाइट इंटेंसिटी एंटरिंग इन आवर आईज चेंजिंग रेगुलरली, देयरफॉर इट अपीयर्स एज इफ द स्टार आर ट्विंकलिंग एट नाइट। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है, तो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था। हाँ, और ये क्वेश्चन और भी कर लेना, क्या पता 2 मार्क्स में पूछ ले, वो वाला क्या क्वेश्चन, हाँ, जो भी रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा क्यों होती है, इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लेना। लास्ट क्वेश्चन बच गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में बताना है, उसके कौन कौन से करेक्टर हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, it is of the same size as the object, the image is erect, distance of image from the mirror will be same as the distance of the object from the mirror। तो ये थे उसके पॉइंट। और हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो न्यूमेरिकल्स
और न्यूमेरिकल्स और थ्योरी में से ऑप्शन आएगी, दोनों में से आप कोई भी अटैम्प्ट कर सकते हो। बस आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, बस जनवरी फरवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे, इतना कंफर्म है। और हाँ, एक बात, अगर कोई 8th क्लास में होगा ना, उसको भी गाइड कीजिएगा कि उससे वो भी जो अगर उसको पॉलिस्टार की हेल्प चाहिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैथ का, तो वो भी मैंने उसके सारे के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। क्योंकि आगे से एक नोटिफिकेशन आया है, पहले क्या होता था ना, क्लास 8 के बच्चे को पास कर दिया जाता था, अगर वो पेपर में कुछ भी लिख के आए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने बोला था क्लास 5th और क्लास 8 के बच्चे को फेल ना किया जाए, पास किया जाए। पर अब जो ये वाला रूल क्या हो गया, ख़त्म हो गया, अगर वो फेल हो रहे हैं तो फेल होंगे, पास हो रहे हैं तो पास होंगे। तो इस बात का ध्यान देना। और गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप फेल हो जाओ, ताकि उन्हीं का फ़ायदा होगा ना, पैसे दोगे, फिर अगले फिर एग्ज़ाम होंगे, फिर पास होगे। तो ओवरऑल क्या काम ही क्या है, बस 1 महीने आपको अच्छे से मेहनत करना है, सारे का सारा पॉलिसर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो 1 बाय 1 करके, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो इसी के साथ मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।